और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी के काला ढूंगी के बीच फतेहपुर रेंज में एक बाघ तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने बाघ के शव समेत कार को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से इस बाघ की जान चली गई है। हल्द्वानी और काला ढूंगी के बीच फतेहपुर रेंज की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार के साथ ये कार जा रही थी। अचानक से बाघ कार के सामने आता है और बाघ की मौत हो जाती है, जिसके बाद वन विभाग की टीम को इस हादसे की सूचना दी जाती है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बाघ के शव समेत कार को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप, यही वो कार है जिससे टक्कर के बाद बाघ की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए, सुबह सुबह का वक्त था और काफी तेज रफ्तार थी कार की, और तभी जो भांकड़ा पुल से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर बाघ जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था। और ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है, और यही वजह है कि बाघों का मूवमेंट अक्सर यहाँ पर देखा जाता है, लेपर्ड्स का मूवमेंट देखा जाता है। और ये अक्सर यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं वन विभाग के द्वारा कि आप धीरे चलिए, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं करते। जब रोड खुली हुई दिखती है तो लोग बिल्कुल तेज स्पीड से यहाँ गाड़ियां चलाते हैं, और यही देखने को मिला कि इस कार सवार ने भी बहुत तेजी से कार चलाने की कोशिश की और बहुत हाई स्पीड कार थी, जिसके कारण बाघ से सीधे सीधे टक्कर हुई और मौके पर ही बाघ की मौत हो गई। फिलहाल जो है जो कार का ड्राइवर था वो भी वन विभाग के कब्जे में है, और उसके अलावा जो कार है वो भी वन विभाग के कब्जे में, और वन विभाग जो है बाघ की पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग हैरान है कि इतना जबरदस्त बाघ और इतना हैवी जिसकी बॉडी है वो पहली बार वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने लाइव इस तरीके से देखा है। और एक वयस्क बाघ की मौत कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए बहुत गहरा धक्का है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि यहाँ पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद लोग तेज रफ्तार से निकलते हैं और इसी वजह से आज ये बड़ा हादसा हुआ है। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर हल्द्वानी से और है, वो दर्शकों को बता देते हैं। हल्द्वानी में आज कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक भी होने वाली है। कुमाऊं की कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे, जिसमें 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि 2022 चुनाव फतेह करने को लेकर कैसी रणनीति बनाई जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एकजुट किया जाए, कैसे उनके भीतर जोश भरा जाए। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? और जो नेता हैं कुमाऊं भर के, जो बड़े नेता हैं, उनको विशेष तौर पे बुलाया गया है। उसके अलावा जो महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं हल्द्वानी और नैनीताल जिले के, उन लोगों को बुलाया गया है और उनके साथ बैठक होगी। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कुमाऊं भर के, उनसे रणनीतिक चर्चा होगी कि आखिर 2022 में किस तरीके से हम लोगों को चुनाव पर लेके जाना है। और हमने देखा है कि जो देवेंद्र यादव हैं, नए प्रभारी बने हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हर महीने आप बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस की बैठकें करें और कांग्रेस को एक्टिव करने की एक तरीके की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि कुमाऊं में ये पहली बार देवेंद्र यादव प्रभारी बनने के बाद आ रहे हैं, तो कुमाऊं भर के नेताओं से एक अलग से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तक देहरादून में वो पहुंचे, लेकिन अपने 4 दिन के दौरे पर देवेंद्र यादव पहुंच रहे हैं। और 4 दिन के दौरे में वो कुमाऊं में 2 दिन रहेंगे, उसके अलावा 2 दिन, एक दिन देहरादून और एक दिन हरिद्वार में उनकी बैठक होगी। देहरादून में भी उनकी बैठक का कार्यक्रम है, लेकिन आज का पूरा फोकस कुमाऊं की बैठक पर है। और वो अभी 2 बजे के आसपास काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर में एक छोटी सी काशीपुर की जो कमेटी है कांग्रेस की, वहां पर बैठक होगी। और उसके बाद जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो हल्द्वानी में जमे हुए हैं और हल्द्वानी में बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत भी इसमें शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगी, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह शामिल होंगे, गोविंद सिंह कुंजवाल और जितने लोग हैं, नेता उप सदन है करण मेहरा, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। और 2022 को लेकर के एक तरीके से ये रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, वहां पर जो चुनाव हारे हुए लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा होगी कि आखिर उनकी किस तरीके की तैयारियां हैं, और जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनसे भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मोरी ब्लॉक में एवलांच से घरों को नुकसान पहुंचा है। मोरी ब्लॉक के हडवाड़ी गांव का पूरा मामला है, जहां पर ग्लेशियर और पत्थर आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एवलांच के चलते यहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। राजस्व की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। हमारे सहयोगी जगमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से। जगमोहन, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? अमित, जैसे जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी उत्तरकाशी में, और गंगा और यमुना घाटी की बात करें तो कई गांव ऐसे हैं जो
सड़क से कट गए थे। और हालांकि आज सुबह धूप निकली है तो कुछ रास्तों को खोला जा रहा है, लेकिन 43 गाँव ऐसे हैं जो बिजली से प्रभावित हैं। और आज सुबह की घटना है, 6 बजे मोरी तहसील से खबर आती है कि हडवाड़ी गांव में जो एवलांच आया है, जो बर्फ का एक मिट्टी है उसके साथ जो वहाँ पे एवलांच आया है और वो उसने लगभग 6 घर और एक कोठार को वहाँ पे क्षतिग्रस्त किया है। तो एक घटना है मोरी तहसील की। और राजस्व की टीम जैसे ही उनको गाँव वालों द्वारा सूचित किया जाता है, राजस्व की टीम वहाँ पहुंची है। उसके बाद वो वहाँ का मौके का जायजा ले रही है और वहाँ के जो हालात है उसको अब कुछ समय बाद ही जिला प्रशासन को बताएगी। हालांकि उस क्षेत्र में नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। ये सुबह 6 बजे की घटना है और अब जाके वहाँ पे लोगों को, जब लोगों ने राजस्व पुलिस को बताया तो तब जाके घटना सामने आई। तो कहीं ना कहीं तो बारिश और बर्फबारी हुई है पिछले 2 दिनों से, मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है उत्तरकाशी जिले की। जो पहाड़ी क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र जो है, वहाँ की मुश्किलें बढ़ी है। जिला प्रशासन लगातार इन सब पे मॉनिटरिंग कर रहा है और आपदा प्रबंधन भी इस पे लगा हुआ है। जी जगमोहन, तकरीबन कितने घरों को नुकसान पहुंचा होगा और क्या नुकसान का कोई आकलन अब तक किया गया है? अमित, देखिए जिस तरीके से आज सुबह की ये घटना है 6 बजे की, और 6 घरों को नुकसान बताया जा रहा है और एक जो कोठार होता है जो जिसमें अनाज रखा जाता है ग्रामीणों द्वारा, उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जो राजस्व की टीम वहाँ पे पहुंची है, लेकिन उस पर अभी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि कितने घरों को नुकसान हुआ, क्या हताहत होने की खबर है। तो जैसे ही सूचना आएगी हम आप तक बता दें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 227 नए केस आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। कोरोना के एक्टिव मरीज भी घटकर 3500 हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 92,000 केस सामने आ चुके हैं। देहरादून में 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 60 नए कोविड केस सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में साप्ताहिक बंदी को लेकर विवाद हो गया। व्यापार संघ ने हफ्ते में 2 दिनों तक दुकानें बंद रखने से साफ इनकार कर दिया है। ये अलग बात है कि पहले व्यापार संघ ने ही 2 दिनों के लॉकडाउन के लिए सहमति जताई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। साल के पहले हफ्ते लॉकडाउन पूरी तरह से सफल भी रहा, लेकिन अब व्यापार संघ ने लॉकडाउन को लेकर यू टर्न ले लिया। व्यापार संघ का कहना है कि बीते दिनों लगे लॉकडाउन में सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए थे, जबकि बैंक और सरकारी ऑफिस पहले की तरह खुले रहे। ऐसे में आधे अधूरे लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ बाजार बंद थे, बैंक खुले हुए थे, ऑफिस सारे खुले हुए थे, लोगों की आवाजाही वैसी थी जैसी दुकान खुलने पे होती है। तो हमें ऐसा लगा कि इस बंद का कोई औचित्य नहीं रहता है कि अगर सब चीजें खुली हुई हैं, सिर्फ दुकानें बंद करने से ही इस चीज पे रोकथाम लगाई जाए, ये शायद सही नहीं है। कोरोना संकट के बाद से ही व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वक्त के साथ पिथौरागढ़ का कारोबार पटरी पर लौट रहा था, तो कोरोना के फिर बढ़ते मामलों ने राह में रोड़ा अटका डाला। ऐसे में अब व्यापारियों का बड़ा तबका लॉकडाउन के बजाय अन्य विकल्पों पर अमल की मांग कर रहा है। ये बात अलग है कि व्यापार संघ के विरोध के बावजूद प्रशासन को अभी उम्मीद है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सहमति के आधार पर उनके बैठक हुआ था। उसमें विधायक जी की तरफ से भी प्रतिभाग किया गया था और सभी की सहमति से शनिवार रविवार का प्रतिबंध लगाने का अनुरोध को स्वीकार किया गया है। उसके अनुसार ही हमने अभी तक अपना कार्रवाई किया है। भविष्य में भी इसी तरीके से साप्ताहिक बंदी को सुचारू रखा जाएगा। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि व्यापार संघ के विरोध के बाद प्रशासन क्या रणनीति अपनाता है, ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगे और लोग खुद को सुरक्षित भी महसूस करें। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मकर संक्रांति के स्नान में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा, जिसमें श्रद्धालुओं पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। द्वार ओपन रहेगा, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको ठीक प्रकार से स्नान की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और मैं समझता हूँ कि जो 14 जनवरी का पर्व स्नान होता है, इसमें जो प्रत्येक वर्ष भी यदि होता है तो प्रत्येक वर्ष भी इसमें कुछ क्षेत्र विशेष के लोग पर्याप्त मात्रा में आते हैं, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार की देर रात पुलिस ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की।
मॉकड्रिल के दौरान पुलिस के जवान हथियार समेत आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आईपीएस संजय गुंजियाल भी पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद थे। अग्नि अखाड़े के काली मंदिर पीठाधीश्वर संत कैलाशानंद ने अग्नि अखाड़ा छोड़ दिया है। अब वो निरंजनी अखाड़े के सन्यासी बन गए, जिसके बाद अब काली मंदिर पीठ कैलाशानंद के जगह पर अंकुश को बिठाने की तैयारी चल रही है। बुधवार की शाम को अग्नि अखाड़े में ब्रह्मचारी के रूप में अंकुश का अभिषेक किया गया और साथ ही 2 अन्य ब्रह्मचारियों को भी अग्नि अखाड़े के संत के रूप में दीक्षा दी गई। कैलाशानंद भले ही निरंजनी अखाड़े में चले गए हों, लेकिन अग्नि अखाड़े के स्वामित्व वाली काली मंदिर पीठ पर भी वो आजीवन पीठाधीश्वर बने रहेंगे। उनके बाद पीठ पर उनका शिष्य ही पीठाधीश्वर बनेगा। हमारे 3 शिष्य को दीक्षा दिया गया। वो पूर्व दीक्षित थे, जिसमें 2 ब्रह्मचारी, एक जो हमारा निजी सेवा में रहता था, आज उसको भी पूज्य हरिगिरी जी महाराज की देखरेख में उसको भी दीक्षा दिया गया और उसका नाम पूर्व में अंकुश शुक्ला था। अब उसका नाम जो है वो अवंतिकानंद ब्रह्मचारी रखा गया। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड का प्रख्यात पर्यटन स्थल केदार कांठा इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है, जहां ट्रैकिंग के शौकीनों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदार कांठा से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखते ही बनता है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक सूर्योदय को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को दिन भर पहाड़ों में खूब बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध औली में इस बार ठंड के साथ ही जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जहां एक बार फिर से सैलानियों ने औली का रुख किया, तो वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की उम्मीद भी जगी है। जिस तरह से आज मौसम ने औली पर अपनी मेहरबानी दिखाई है, उससे न सिर्फ औली बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है, बल्कि सैलानी भी औली पहुंचने लगे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सैलानी औली पहुंचकर आनंद ले रहे हैं। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुगलबट्टा में बुधवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी के बाद चोपता दुगलबट्टा की प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। चोपता के मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर वहां पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। प्रशासन ने भी चोपता बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया है, जिससे सड़कों से बर्फ को हटाया जा सके। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे चला गया है, लेकिन धामों में रह रहे साधुओं की साधना निरंतर चल रही है। यमुनोत्री धाम भी पूरी तरीके से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन वहां मौजूद हनुमान मंदिर के साधु भरतदास अपनी साधना और पूजा में जुटे हुए हैं। बर्फबारी के बीच भी भरतदास ने यमुना जी की आराधना करनी नहीं छोड़ी। यमुनोत्री धाम में नियमित सुबह और शाम यमुना जी की वो पूजा करते हैं। पिथौरागढ़ में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। नज़ारा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का है। बर्फबारी के बाद पंचाचोली की चोटियां शाम होते होते कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। ढलती धूप के साथ पंचाचोली की चोटियां सोने की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ रही हैं। प्रकृति के कद्रदान इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, लेकिन ये नज़ारे हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन तक इन बेहतरीन तस्वीरों को न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही होता है। चमोली के ईरानी क्षेत्र में जहां महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं, तो वहीं युवा अपने मवेशियों को जंगल से बर्फबारी के बीच घर लेकर आ रहे हैं। ग्रामीण इस बर्फबारी को खेतों के लिए अच्छा बता रहे हैं। उत्तरकाशी में 2 दिनों तक चली बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने पर लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जिले के 43 गांव में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ गई है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। हर्षिल और धराली के बीच बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास चल रहा है। जिले के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित थी, जो कि अब सुचारू है। 100 मीटर से ऊपर हर्षिल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी अभी हो रही है और यात्रा और अभी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ झाला से गंगोत्री मार्ग सुचारू है और अभी कुछ ग्रामों में विद्युत बाधित है, जिसे कि जल्दी सुचारू कर लिया जाएगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
नैनीताल झील पर भी तलैया जैसी कहानी दिखने लगी है। पिछले कुछ सालों में नैनी झील बारिश पर इस कदर निर्भर हो रही है कि चिंता हर दिन बढ़ने लगी है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर नैनीताल की नैनी झील पर इन दिनों संकट के बादल छाए हैं। नैनी झील अब बरसाती झील में तब्दील होती जा रही है। इस झील को रिचार्ज करने वाला सूखा ताल की हालत पहले से ही खराब है। नैनीताल में 1950 से अब तक 223 के करीब पानी के स्रोत भी सूख गए हैं। पर्दाधारा, मेट्रोपोल, स्प्रिंग कॉटेज, मल्ला पोखर, आठवेल, ब्लीथ धारा अब अस्तित्व विहीन हो गई है, तो माउंट रोज, चूना धारा, भाबर हाल समेत अन्य में नाम मात्र का ही पानी बहता दिख रहा है। भूमि में जल संग्रह जल को सोखने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि भूमि है ही नहीं यहाँ पर। तो जब जमीन में भूजल संग्रह करने की शक्ति नहीं है और ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर जल स्रोतों का खत्म होना लाजमी। दरअसल हर साल अप्रैल में झील संकट में दिखती रही है, तो झील के आसपास डेल्टा तक दिखने लगते हैं। वहीं झील बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे सिंचाई विभाग के पास झील रिचार्ज करने का प्लान ही नहीं है, और वो भी दूसरे विभागों के भरोसे बैठा हुआ है। इसमें रिचार्ज जोन को पुनर्जीवीकरण करने का काम, जैसे वेटलैंड वगैरह है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेटलैंड को नोटिफाई करने के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वही लोग इसको वेटलैंड को नोटिफाई करते हैं और उसको प्रिजर्व भी करते हैं। सिंचाई विभाग तो जो यहाँ पे नाले हैं बेसिकली उनको मैनेज करता है कि जिससे कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द वाटर बना रहे। वन विभाग से बराबर करस्पॉन्डेंस है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहरहाल कभी नैनीताल के आसपास भी 60 झीलें थीं, लेकिन पानी ना होने से कुछ ही झीलें बची हैं। अगर नैनी झील को बचाना है तो इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना ही होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना काल में पिछले साल छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में इस बार ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है, जिससे छात्रों के साथ ही टीचर्स भी मुसीबत में आ गए हैं। इस पूरे सेशन में राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई हुई और अब बारी एग्जाम की है, तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। वर्चुअल पढ़ाई के बेस पर परीक्षा भी वर्चुअल होगी। हालांकि दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत से कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। वर्तमान इस सत्र में तो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स का मतलब हमने ऑनलाइन जो पढ़ाई की है ऑन रिकॉर्ड से, उसके अलावा हमने जो वर्कशीट देकर प्राइमरी स्तर पर काम कराया है, तो ये सबको निचोड़ देखते हुए हमें एक आकलन तो करना ही पड़ेगा बच्चे को प्रोन्नत करने के लिए कि अगर वो कक्षा 8 में आ रहा है तो उसे कक्षा 7 का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैम नहीं हो पाई मैम, वैसे फ़ोन भी नहीं है घर पे, इसलिए मैम पढ़ाई भी नहीं हो पाई, और फिर उसके लिए अगली बार बोर्ड भी है, फिर उसमें बहुत दिक्कतें होगी मैम हमारे लिए। फिर इसलिए मैम जी हमारे पास तो फ़ोन नहीं है, तो इसलिए हमारी पढ़ाई तो हो नहीं पा रही। कई जगह पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं होने की भी समस्या है। ऐसे में टीचर्स मानते हैं कि अगर बच्चों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया गया तो आसानी होगी, नहीं तो ऑनलाइन परीक्षा मुश्किल ही होगी। इन बच्चों को स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया जाए ताकि ये बच्चे परीक्षा में भी अपना जो है परीक्षा दे सकें, और दूसरा जो है कि यदि यही स्थिति रहा आगे भी, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए भले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम करवाने जा रहा हो, लेकिन प्रदेश के सभी स्कूलों में सभी बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, इस पर सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश का विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल एक लंबे समय से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लक्ष्मण झूला क्षेत्र में व्यापार के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में अब लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि लक्ष्मण झूला पुल को खोल दिया जाए। वो पुल रात्रि को बैराज का बंद हो जाता है, जिससे वो भी रात को आने जाने में असुविधा होती है। इधर का जो गरुड़ चट्टी का पुल है वो भी एक ऐसा पड़ता है कि इसमें स्थानीय लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, और राम झूला पर बहुत वार्डन पड़ेगा, और ये भी एक विकराल समस्या है। स्वास्थ्य विभाग की गढ़वाल मंडल निदेशक बुधवार को सिविल अस्पताल रुड़की का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।
जिससे वो संतुष्ट नजर आईं। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र और इमरजेंसी में थोड़ी बहुत खामियां मिली हैं, जिसको लेकर सीएमएस को निर्देशित किया गया है। वो व्यवस्थाओं को जल्द ही सुधारित करेंगे ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं मैं क्या कहना चाहूँगी कि 95% व्यवस्थाएं मुझे ठीक ठाक लगी। यहाँ पे एक दो चीज़ें जो कमी मुझे लगी वो मैंने सीएमएस डॉक्टर कंसल को बता दी हैं। नई टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में दूर दराज से आने वाले मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डीएम द्वारा अस्पताल प्रबंधन को ब्लॉक वाइज अल्ट्रासाउंड करने और रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें हर ब्लॉक का दिन निर्धारित किया जाएगा और उस दिन उस ब्लॉक से आने वाले मरीजों, खासतौर से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। वहीं इमरजेंसी में कहीं से भी आने वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता रहेगा। देहरादून के पॉक्सो कोर्ट में 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जो कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम पड़ाव में आने के बावजूद कोरोना संक्रमण के चलते अटके हुए हैं। ऐसे में इसका सीधा लाभ आरोपी पक्ष को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका नुकसान पीड़ित पक्ष को उठाना पड़ रहा है। दरअसल संक्रमण के चलते उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक एहतियातन पुराने मामलों पर अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अब कोर्ट की कार्रवाई ही शुरू हो गई है, जिस पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामलों को सुलझाया जाएगा। तो पोक्सो कोर्ट में लगभग इस समय मैं समझता हूँ करीब 125 केसेस चल रहे हैं और ये कोरोना महामारी के दौरान जो है, क्योंकि हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी, इस वजह से। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।